है पढ़े लिखे लोगों के समूह के द्वारा, जो अपने आप को आमिल फाजिल भी बताते हैं, और उसके बावजूद जो 1200 साल से आज तक यहां आने के बावजूद भी ठहरे हुए नजर आते हैं, जैसे पानी ठहर कर गंदगी का रूप धारण कर लेता है। ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं? ओरिजिनल टेक्स्ट देखना पड़ेगा। मोहम्मद का ये आखिरी खुतबा है मृत्यु से पहले कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हुआ। यानी एक कोई प्रलय जैसी होगी, जब सारी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा तो क़यामत आएगी। और ये बिल्कुल संजीदा बात है, वाकई क़यामत आ जाएगी, सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी तो वाकई क़यामत आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा, इस्लामी लेक्चर कह रहे हैं, उसके बाद ऐसा होगा। उससे पहले तब तक के लिए मुसलमानों के लिए एक जीवन शैली तय कर दी गई, और वो कुरान के हवाले से है। अब एक जो अंतिम सत्य तय हो गया तो उसमें बदलाव की बात कौन करेगा? आप उसको सीधे सीधे कहे बगैर अगर घुमा फिरा के किसी तरह से कर लें तो कर लें, मगर इस्लाम में बदलाव की बात कभी नहीं आती। कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात मोहम्मद के आखिरी खुतबे के खिलाफ चली जाएगी। इसीलिए स्टेगनेंसी है, एक स्थिरता है, बदलाव आया है। मैं तो सामान्य रूप से देखता हूँ, इस्लाम है क्या बेसिकली? इस्लाम का पुराना नाम मोहम्मडनिज़्म है, यानी मोहम्मदवाद। और मुसलमान को मोहम्मडन कहते थे। क्यों? कि मोहम्मद की सुन्नत, मोहम्मद का किया हुआ अपने जीवन में उतारना मुसलमान पे फ़र्ज़ है। और जीवन कैसे पता लगेगा? वो हदीसों में है। शिया कहते हैं, वो उसको नहीं मानते जो सुन्नी हदीसें, मगर शियाओं की भी जो हदीसें हैं, जो उनके अपने ग्रंथ हैं, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। मुसलमान उसको कहाँ मानते हैं? कौन मुसलमान ऐसा है जो पिक्चर नहीं देखता, गाना नहीं सुनता? ये वर्जित है। फ़ोटोग्राफ का इस्तेमाल अपने आई कार्ड में, आधार कार्ड में, लाइसेंस में, ड्राइविंग लाइसेंस में, पैन कार्ड में कौन नहीं करता? सारी दुनिया में होता है। तो इस्लाम के जो जीवन शैली है वो तो नहीं बढ़ती जा रही। फिर मोहम्मद की सुन्नत है कि मोहम्मद ने 51-52 वर्ष की उम्र में 6 साल की आयशा से शादी की। कौन मुसलमान ऐसा है 51 बरस का जो 6 साल की बच्ची से शादी करता है? अगर ऐसी कोई हरकत कर भी दे तो लड़की का बाप वहीं सिर फोड़ देगा, मगर सुन्नत है। मोहम्मद ने खुद अपनी गोद ली हुई बेटी, गोद लिया हुआ बेटा जैद की बीवी ज़ैनब से शादी की। अपनी पुत्र वधू से विवाह संबंध विच्छेद करा के कितने लोग विवाह करते हैं मुसलमान? मुझे कोई 4 उदाहरण बता दे, नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये मानवता इसको ठीक नहीं मानती, मनुष्यता के विपरीत है। और अरबों ने माना था, ऐसा भी नहीं है, विवाद खड़ा हुआ था तो अल्लाह मियाँ की आयत है कि तुम पर आज से गोद लिए हुए रिश्ते मनसूख हुए, जिस पर आयशा का कमेंट है कि अल्लाह मियाँ को तुम्हारी पर्सनल नीड पूरी करने की बड़ी जल्दी रहती है। ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। तो मुसलमान नॉर्मली इस्लाम को फॉलो नहीं करता। नमाज पढ़ते कुछ, बड़े पैमाने पर नहीं। हलाल का झमेला पालते हैं, हलाल गोश्त नहीं। निकाह का काम करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूँ जिन्होंने निकाह नहीं किया, कोर्ट मैरिज की, मुसलमान होकर मुसलमान लड़की से शादी निकाह के थ्रू नहीं की। बाकी शराब नॉर्मली मुसलमान पीते हैं, और जो उनके जीवन के व्यवहार हैं इस्लाम को नहीं मानते। तो मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़े हुए मुसलमानों को ज़माना गुजर गया है, आज से नहीं छोड़ा, बहुत समय से पहले। मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम छोड़ने वालों की भीड़ लग गई थी। अबू बकर सिद्दीक ने हज़ारों लोगों को मारा, बड़ी लंबी जंग हुई है। उनकी अपनी पत्नी कुतैला बिन कैस या कुछ ऐसा नाम था, उसने इस्लाम छोड़ दिया था। इस्लाम हमेशा दबाव से रखा गया है, हमेशा तलवार, हमेशा धमकाने, हमेशा गुंडागर्दी, हमेशा हेगड़ी से रखा गया। तारके के कभी था ही नहीं, क्योंकि तर्क के कसौटी पर तो ये उतर ही नहीं सकता। कोई कैसे कन्विंस हो जाएगा? कोई कट्टर से कट्टर मुसलमान, बढ़िया से बढ़िया मुसलमान, जो अपने आप को दीनदार समझता हो और बिल्कुल हरे रंग में नहाया हुआ, कौन अपनी 6 साल की बेटी को 51 साल के आदमी को दे देगा सुन्नत बरतने के लिए? स्वयं बताएं, ऐसा नहीं होता। मगर इन सारी बातों को चुनौती अब जो कि सीधे दुगो दी जा रही है, इसलिए हाय मच रही है, अन्यथा बहुत सारी बातें बदल दी गई हैं। सऊदी अरब में एक सिस्टम था, अभी 1.5 साल पहले ख़त्म हुआ है,
गार्जियनशिप का। कोई महिला घर से बाहर निकलेगी तो उसके साथ उसकी फैमिली का कोई पुरुष होना चाहिए। ये इस हद तक, अब आपको ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही मगर तथ्य समझिए। एक महिला की शिकायत थी और ये बड़ी चर्चित हुई थी कि उससे उसका 18 साल छोटा भाई उसका गार्जियन था और उसकी सारी पैसे छीन लेता था। वो मजबूर है, उसको डॉक्टर के पास जाना है तो उसको इसकी ज़रूरत है, बैंक जाना है तो उसकी ज़रूरत है, काम के लिए जाना तो उसकी ज़रूरत है, उसे पासपोर्ट बनवाना है तो गार्जियन की ज़रूरत है, उसको बिज़नेस कोई करना है तो बिज़नेस रजिस्टर ही नहीं होगा बिना मेल गार्जियन के। नतीजा, किसी लड़की को ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं मिलता था क्योंकि उसमें मेल गार्जियन चाहिए के साथ तो हो ही नहीं सकती ड्राइविंग तो अकेली लेडी करेगी। अभी 1.5 साल पहले ड्राइविंग का अधिकार मिला। आप हैरत में पड़ जाएंगे, सऊदी अरब में महिलाएं अपनी गाड़ियां लेकर रोड्स पे निकल आई। वी आर फ्री नाउ, विक्ट्री थी। किसी भारत जैसे देश में, विदेशों में ये इतनी हास्यास्पद बात है, किसी गले से नहीं उतरेगी कि महिला को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का, ड्राइव करने का अधिकार मिले तो उसे जीवन के लिए विजय दिखे। इतनी बेसिक बात पर भी इस्लाम ने गला दबाया हुआ है। इन सारी बातों को अगर हम चुनौती नहीं देंगे तो हम अपने बच्चों के लिए कौन सी दुनिया छोड़कर जाएंगे। वसीम रिजवी चैलेंज कर रहे हैं, मगर ये जो कमबख्त इनाम बोल रहे हैं, इनको मालूम है कि इनकी औलादों का क्या हाल होने वाला है, इनकी बेटी का, इनकी पोतियों का, इनकी पोतों का क्या हाल होगा। ये कौन सी दुनिया है। आजाद होइए, आंखें खोलिए। आसानी से प्रजातंत्र नहीं आया है, बड़े हंगामे। अमेरिका ने, जिन्होंने गुलामी की व्यवस्था खत्म की है, एक पूरा संघर्ष चला है। उसके अपने प्रांतों में लाखों लोग मारे गए, युद्ध लड़ा है, गृहयुद्ध चढ़ गया था इस बात पर। मगर राष्ट्रीयता, आपको सबको बराबरी के अधिकार देने ही पड़ेंगे। तो ऐसी हर बात जो बराबरी के अधिकार के खिलाफ है, उसके खिलाफ तो हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, कोई इसका विकल्प भी नहीं है। मेरा अंतिम प्रश्न कहिए, यह आपसे एक निवेदन है कि कबीलाई संस्कृति जिसको सैयद वसीम रिजवी साहब ने अपनी इस न्यायालय के सामने जो मांग रखी है, उससे मुक्ति का एक आधार प्रस्तुत किया है। आपकी न्यायालयों से क्या अपेक्षा है और राष्ट्रवादी सभी लोगों की जो इस नेशन में, इसके संविधान में, इसकी न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं कोर्ट के बारे में तो कह ही चुका हूँ। उसके जो संविधान के नियम हैं, जो उस पर वो बंधे हुए हैं, उस पर पालन करना चाहिए, फैसला देना चाहिए। राष्ट्रवादियों से, राजनीतिज्ञों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक सामान्य चीज़ है, भाषण करते हैं, भाषण के अंत में वो लोग जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत का मतलब है कि ये किन्हीं दो समूहों से संबोधित है। हिंद वाला समूह अलग है, भारत वाला समूह अलग है। अगर आपकी बुद्धि में ये नहीं आ रहा तो आप राष्ट्र को सामंजस्य से कहां से लाएंगे, समरस कहां से कर देंगे। आप खुद अंतर बरत रहे हैं। वंदे मातरम एक समाज नहीं बोलेगा तो आप गाना लिखेंगे अम्मा तुझे सलाम। अम्मा तुझे सलाम गाने से राष्ट्र एक हो जाएगा? आपने जो समाज इसे स्वीकार नहीं करना चाहता उसे लेजिटिमेसी दे दी, बजाय इसके पकड़ के गर्दन उसकी मुंडी रगड़ देते, आप उसके सामने झुक गए। गलत बातों का विरोध करना सीखिए। गलत बातों के विरोध का ही नतीजा है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो सीधा मुख्यमंत्री बना और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री बना, कभी पार्लियामेंट में नहीं आया। गलत बातों का विरोध करेगा, ये इमेज बनी उसकी। इस इमेज का ही तो परिणाम है एक छोटी सी घटना, पत्रकारों ने हंगामा मचा दिया, उसको टोपी पहनाने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं सबकी परंपरा, सबका सम्मान करता हूं, मगर परंपरा अपनी ही पालन करता हूं। उसने टोपी नहीं पहनी। इस टोपी न पहनने का नतीजा है सारे भारत में ये बात पहुंच गई कि ये जय हिंद और जय भारत वाला नहीं है, ये शुद्ध राष्ट्रवादी है, ये वंदे मातरम बोलेगा। कुछ भी इस राष्ट्रीयता को समरस करने वाला, राष्ट्रीयता के निर्माण करने वाला कोई भी काम हो, उसको प्रमुखता दीजिए। जो उसके खिलाफ जा रहा हो,
उसका विरोध कीजिए। कानून सक्षम पर्याप्त है, हमारे पास है सब कुछ, मगर उससे पालन तो कोई कराए। जिन्होंने ये घोषणा की अभी 11 लाख वाले, तो उन पर तो मुकदमा कायम हो गया है। 21 लाख वाले का इसका मुकदमा कायम होना चाहिए। और ये जो बार काउंसिल है मुरादाबाद की, उसको इसे निकाल के बाहर कर देना चाहिए, मुंह काला करना चाहिए इसका कम्बख्त का। पढ़ा लिखा आदमी है, कोई सामान्य बौड़म मदरसे का पढ़ा हुआ है, तो ये अभी तक उसी में घोड़ों पर बैठ के तलवारें चलाते हुए लोग आए, वो उसी मानसिकता में जी रहा है। समझ में आता है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये कैसे कह सकता है? तो प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऐसे किए हुए कार्यों का राष्ट्र के हित में नतीजा है, राष्ट्र के विरोध में जा रहा है। ये टर्मोइल है, एक बड़ा वैचारिक आलोड़न हो रहा है। एक मैं जानकारी देता चलूं, विषय से इतर है मगर एक काम की बात है। ये चिंतन वसीम रिजवी साहब का कहां से आया होगा? उनको क्या मिलने वाला है? उनकी जो व्यक्तिगत जीवन है वो तनाव में आ गया। उनके आसपास के लोग, उनके भैया ने कह दिया कि मैं तो बिल्कुल इनसे ताल्लुक़ ही नहीं है, मुसलमान नहीं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं। एक दिन में ये नहीं हो सकता, भाई के साथ कोई बहुत आत्मीयता नहीं होगी, मगर ऐसा चिंतन इस्लाम के अंदर चल रहा है। मैं 50 मुर्तदों से वाकिफ़ हूँ। मुर्तद वो लोग जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, 50 से वाकिफ़ हूँ। ऐसे लोगों को मजबूती दीजिए तो ये लोग बढ़ेंगे, मगर इस पर राष्ट्रवादियों की कोई देशना है, कोई चिंतन है, कोई ब्लूप्रिंट है, कोई पॉलिसी है? ऐसे लोग जो इस्लाम के अंदर से उसकी त्रुटियों को, उसके दर्शन को चुनौती दे रहे हैं और वो बोल्ड हैं, लाउड हैं, सक्षम हैं, उनकी मदद करने का, उनके छत्र बनने का कि धूप आएगी तो हम धूप बचा लेंगे, बरसात आएगी तो हम पानी नहीं आने देंगे, क्योंकि इसके अलावा और रास्ता क्या है? यही चिंतन तो है जिसने विभाजन किया था। तो उन बातों को कि इस्लाम किसी गैर मुस्लिम के साथ सामंजस्य रह ही नहीं सकता, उसकी तो चिंतना ही है कि सारे विश्व को वो मुसलमान बना लेगा। भारत में अंग्रेज़ों के जाने के बाद संख्या अधिक थी हिंदुओं की, प्रजातंत्र स्टैब्लिश हो रहा था, तो वो हम पर हावी नहीं हो सकता था, तो उसे अलग देश चाहिए। और तलवार की धार पर खूनरेज़ी के बाद उसने अपना हिस्सा अलग ले लिया। तो इस चिंतन को अगर आप चुनौती नहीं देंगे तो फिर ये समस्या खड़ी होगी। और फिर पाकिस्तान वापस लेना है कि नहीं? पाकिस्तान मालूम है कौन सी जगह है? जहां वेदों का जन्म हुआ है, हमारी बुनियाद है, हमारी नींव है। हम उसे छोड़ कैसे सकते हैं? बापा रावल का शहर रावलपिंडी कैसे छूट सकता है? लवर कुश के शहर लाहौर कैसे छूट सकते हैं? वापस चाहिए। तो वापस तभी तो आएंगे कि इन लोगों को, मुर्तदों को मजबूत करेंगे, इस्लाम के अंदर बदलाव आएगा। इसके लिए कोई योजना बनाइए। ऐसा कोई भी मुसलमान जो स्वतंत्र सोचता है उसके साथ खड़े होइए, उसका छत्र बन जाइए, उसके ऊपर उठने वाली उंगली पहले आपकी तरफ उठे, उसके सामने सीना चौड़ा कीजिए, उसकी मदद कीजिए। ये बहुत आवश्यक है। ये किनारे बैठ के तमाशा देखने का मामला नहीं है। ये उस आदमी ने घड़ियालों से भरी नदी में छलांग लगा दी है, इसके साथ कूदिए। नहीं कूदेंगे तो ये घड़ियाल उसे नहीं खाएंगे, आपको भी खाएंगे। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ताल ठोक के साथ आइए इसके। तुफैल जी, बड़ी ही सटीक आपने दिशा दी है। हमारी भी न्यायालयों से, प्रशासन से, शासन से, व्यवस्था से ये उम्मीद है कि सैयद वसीम रिजवी साहब को न्याय ही नहीं मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उन्होंने जो प्रश्न किया है वो इस न्यायालय की संवैधानिक व्यवस्था से किया है। वो किसी कबीलाई संस्कृति में पला बढ़ा एक व्यक्ति नहीं है। इस्लाम विद है, इस्लाम को जानता है और बड़े अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से उसने इस विषय को चर्चा में लाया है। हमारा भी निवेदन है सभी राष्ट्रवादियों से कि ऐसी चीज़ों को जो देश के हित में हो हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और तुफैल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिशा दी, इसके लिए मैं और मेरे दर्शक आपके
अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।